हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी मार्केट में क्या हुआ जिसकी वजह से कि निफ्टी ने 350 पॉइंट की तेज़ी दिखाई। बैंक निफ्टी ने 1180 पॉइंट की तेज़ी दिखाई। और विक्स जो 10% गिरा वो क्यों गिरा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। क्या हमें यहाँ पर अब स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक में बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए, यहाँ पे और बिकवाली आ सकती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। तो देखिए, निफ्टी जो है वो आज जो ओपन हुआ था वो 22,900 पे ओपन हुआ। और 22,900 जो ओपन हुआ और प्रीवियस जो क्लोज था निफ्टी का वो 22,330 था। तो आप देखिए, ये जो कैंडल है ये 22,300 की कैंडल है। यहाँ पर निफ्टी ने 30 मार्च को क्लोजिंग दी थी, और आज जो निफ्टी ने क्लोज दिया वो 22,680 पे निफ्टी ने क्लोज दिया। तो 330 वाला जो निफ्टी है वो 660 670 पे इसने क्लोज दिया है। तो अब 680 पे यहाँ पर निफ्टी ने क्लोज दिया। तो देखिए, अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल की अगर हम बात करते हैं, जो लास्ट कैंडल जो आज की कैंडल है, ये कैंडल आपको क्या बता रही है। तो इस कैंडल में दो पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है कि जो क्लोज हुआ है वो प्रीवियस डे के हाई क्लोज हुआ है, क्योंकि हमारा प्रीवियस डे का क्लोज जो था वो 22,330 पे था, और आज का जो क्लोज है वो 22,680 पर क्लोज हुआ। लेकिन एक और चीज़ ये बता रही है कि निफ्टी जहाँ पर खुला वहाँ से निफ्टी में बिकवाली ही आई है। तो निफ्टी जो ओपन हुआ था वो 22,900 पर ओपन हुआ था, और 22,900 से 680 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो जहाँ पे खुला वहाँ से बिकवाली आई है। तो ये दो पॉइंट यहाँ पर हैं। तो अब क्योंकि हायर हाई है, तो अब कल की जो कैंडल है उसमें कंफर्मेशन आएगा कि ट्रेंड क्या है। लेकिन अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके बताऊं कि ये देखिए, एक तरीके से यहाँ पर आप इसको कंसोलिडेशन फेज कह लीजिए। हो सकता है कि 2-4 दिन और यहाँ पर निफ्टी रहे, और या फिर ये भी हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से 23,300 तक की रेंज पर जाए। 23,300 का मतलब हो गया आपका यहाँ से, ये जो आपका क्लोज है 680 से, यानी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट यहाँ पर हो गया, और 600 पॉइंट का एक ऊपर की तरफ ट्रेंड देख सकता है मैक्सिमम। और जब 23,300 को निफ्टी पार करता है और कंफर्टेबली ट्रेड करता है, तब हम बात कर सकते हैं कि इसमें आगे के लेवल आएंगे। एक बार हम फिबोनाची को भी यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस के लेवल क्या बनते हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस के लेवल पे भी अगर हम फिबोनाची के हिसाब से भी चलें, तो 30 तारीख के कैंडल के हिसाब से 23,240 जो है वो रेजिस्टेंस है नेक्स्ट निफ्टी में। और अगर 23,240 को निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो 23,840। तो ये फिर 23,840 के बाद 24,300, 24,300 के बाद 24,800, इस तरीके से निफ्टी की रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ मैंने आपको पहले बताया 22,000 का जो लेवल है वो निफ्टी में एक सपोर्ट है। और अभी तक 22,000, मैं पिछले 15-20 दिन से बता रहा हूँ कि निफ्टी 22,000 की तरफ जाएगा, और 22,000 ऑलमोस्ट और निफ्टी ने टच कर लिया। और यहाँ पर अब थोड़ा सांस ले रहा है निफ्टी। तो अब आगे हमारा अगर कोई भी अप ट्रेंड होना है तो उसके लिए आपका सपोर्ट जो है, अगर आप यहाँ पे कोई भी बाय की पोजीशन लेते हैं निफ्टी में, इंडेक्स में, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 22,000 रख सकते हैं आप, या फिर 22,278 जो कि निफ्टी का लो बना है। तो या तो 22,278, 22,200, या फिर 22,000 अगर आपको थोड़ा डीप निफ्टी में स्टॉप लॉस रखना, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ अगर
23,240 को निफ्टी क्रॉस करता है। तो पहली बात तो 23,680 पे है, यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर आपका रेजिस्टेंस है और यहाँ से 600 पॉइंट नीचे आपका सपोर्ट है। तो एक तरीके से 1:1 का रेशियो है यहाँ पर, इस टू रिवॉर्ड की रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो। और अगर 23,240 के ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से 23,830, तो यानी कि यहाँ से फिर आपके 600 पॉइंट और। तो अगर हम 23,840 को अपना टारगेट लेके चलते हैं तो 1:2 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया, क्योंकि 600 पॉइंट नीचे आपका सपोर्ट हो गया, उसको अगर ब्रेक करता है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। और ऊपर की तरफ हम बोलते हैं 23,840 तक जाने की उम्मीद है, अगर पहला रेजिस्टेंस ही ब्रेक करता है तो इस तरीके से। लेकिन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपकी जानकारी के लिए, आप कोई भी ट्रेड अगर लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि आपको ये एक आइडिया मिल जाए कि निफ्टी का क्या डायरेक्शन है, नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी में क्या हो सकते हैं। और ये आज की जो बाइंग आई निफ्टी में, जिस तरीके से गैप अप ओपन हुआ उसके बाद फिर सेलिंग आई, तो देखिए ये सारी जो है वो ट्रम्प जी जो है वो जिस दिन पॉजिटिव टोन में अपने कमेंट देते हैं ईरान की वॉर पे तो मार्केट ऊपर की तरफ आता है, और जिस दिन वो नेगेटिव, जिस दिन वो कहते हैं कि मैं हमला करूंगा उस दिन मार्केट नीचे जाता है, जिस दिन वो कहते हैं कि सीज फायर होगा या फिर लड़ाई खत्म होने वाली है उस दिन मार्केट ऊपर जाता है। तो ये आप अगर यूएस प्रेसिडेंट के पिछले, मिस्टर ट्रम्प के अगर पिछले कार्यकाल में भी देखेंगे तो इस तरीके से उन्होंने मार्केट में काफ़ी हिलाया। और जिस तरीके से ईरान का कहना है कि यहाँ पर वो अपने पोजीशन लेके चलते हैं अपने कमेंट देने से पहले, क्योंकि उनके जो कमेंट आते हैं वो मार्केट आर के पहले या मार्केट आर के बाहर आते हैं। तो अब इसमें उनका कितना पर्सनल इंटरेस्ट है वो खुद जानते हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो यूएस कर सकता है। मेरा जो मानना है वो प्राइस और वॉल्यूम जो है वो आपको एक लेवल बताते हैं। तो वो लेवल जो है वो ट्रम्प जी कुछ भी कहें, उन लेवल को कहीं ना कहीं मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो 22,000 अभी मेरा नेक्स्ट सपोर्ट है। 22,000 को अगर ब्रेक करता है तो फिर जो मैंने लेवल बताए हैं वो उस हिसाब से लेवल मार्केट में सपोर्ट का काम करेंगे या रेजिस्टेंस का काम करेंगे। एक बार उनको भी देख लेते हैं कि 22,000 खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर ब्रेक करता है तो 22,000 के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 20,000 का सपोर्ट है निफ्टी में, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की लेवल मैंने आपको बता ही दिया। अब एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में आज जो खरीदारी आई है ऑलमोस्ट 1180 पॉइंट की आई है, और यहाँ पर आप देखिए तो ये एक डोजी कैंडल बना है। तो जहाँ पर बैंक निफ्टी खुला वहाँ से जो है बिकवाली आई और ऑलमोस्ट ओपन जहाँ पर हुआ वहीं पर क्लोज हुआ। हाई जो है बैंक निफ्टी ने बनाया था अपना 52,000 का, लेकिन वहाँ से फिर बिकवाली आई और बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे के क्लोज से तो ऊपर ही गया, क्योंकि देखिए प्रीवियस डे जो 30 मार्च का क्लोज था बैंक निफ्टी में 50,300 का था, और आज जो बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है वो 51,400 का है। तो ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट की तेज़ी आई है, लेकिन जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ है। तो जो गैप अप हुआ उस गैप अप के नीचे नहीं गया, हाई बनाया था, लेकिन मार्केट में फिर सेलिंग आई है। और फिर यहाँ पर भी अगर आप एक बार ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ तो आप देखिए एक तरीके से कंसोलिडेशन का फेज़ है। तो अगर आप कोई भी बाइंग बैंक निफ्टी में भी करना चाहते हैं तो आपको जो अपना स्टॉप लॉस है 50,000 का लगाना पड़ेगा। तो 1100 पॉइंट का यहाँ पर आपका एक रिस्क है। और ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो देखिए रेजिस्टेंस जो है अब यहाँ से 53,000 और 53 के बाद 54,000 का है। एक बार हम यहाँ पर फिबोनाची भी प्लॉट कर लेते हैं। तो फिबोनाची के लिए हम यहाँ पर 61,800 को लेते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे 52,900 का जो है वो रेजिस्टेंस है, 53,000 ही मान लीजिए, और 53,000 के बाद फिर 54,625 का रेजिस्टेंस है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल है। आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो इन लेवल्स को ख्याल में रखिए, लेकिन ट्रेड लेना है या नहीं लेना उसके लिए आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है बेटर गाइड कर पाएंगे।
आपको अगर मुझसे कोई भी सवाल पूछने हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं नए वीडियो, जो अगला वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में उस सवाल को एड्रेस कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों एक बार गोल्ड और सिल्वर को भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए गोल्ड और सिल्वर, जो मैंने कहा था कि गोल्ड अभी जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 4800 का है, और नीचे सपोर्ट जो हमने कहा था वो 4300 का था। तो 4300 पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था पिछले 4 दिन से। देखिए यहाँ पे तेजी आई है। तो अब गोल्ड जो है यहाँ से 5200 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझे। तो पहला तो रेजिस्टेंस 5000 का होगा, और 5000 को अगर क्रॉस कर लेता है तो फिर 52 और 5300 का जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो गोल्ड में बनेगा। तो आप कोई भी बाइंग अगर करना चाहते हैं तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप इस लेवल पे बाय कर सकते थे, और ऊपर जाता है तो आपको अगर लगता है कि और ऊपर जाएगा तो और बाय कर लीजिए। लेकिन अभी फ़िलहाल एक 5300 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। 5300, 5000 ये जो है लेवल है। 4800 यहाँ पर हो गया, ये रेजिस्टेंस है। और इसके बाद 4800 के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 5050 जो है वो अगला रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे काम आएगा, और उसके बाद फिर 5300 का जो लेवल है वो यहाँ पर काम आएगा। तो ये गोल्ड के अभी, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जो है वो मैं स्टैगर्ड बाइंग में ही विश्वास करूँगा, और नीचे आता है तो बाय करें तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए गोल्ड और इक्विटी का जो है इन्वर्स रिलेशन है। अगर इक्विटी नीचे जाएगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और अगर इक्विटी ऊपर जाएगी तो गोल्ड नीचे जाएगा, क्योंकि आदमी हमेशा चाहता है कि जहाँ पे भी बेटर रिटर्न मिल रहा है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। तो अगर 22,000 निफ्टी का एक लेवल बन गया, सपोर्ट लेवल बन गया, और यहाँ से निफ्टी अगर वापस ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली जो गोल्ड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो गोल्ड से निकल कर फिर इक्विटी में आएंगे। तो इस वजह से फिर गोल्ड हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करे और इक्विटी जो है वो ऊपर की तरफ जाए। अब एक बार हम सिल्वर को भी देख लेते हैं। तो सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है 66 डॉलर का है सिल्वर में, और नीचे 66 61 डॉलर ये हो गया, और 61 डॉलर के बाद जो है ये आपका 66 68, ये आपका 67 68 का नेक्स्ट सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये $77 का रेजिस्टेंस है। $77 के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर ये 84, और 84 के बाद फिर $90 से, इस तरीके से सिल्वर में जो है वो रेजिस्टेंस के लेवल्स है। लेकिन अगेन सिल्वर काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, तो अगर आप कोई भी बाय करना चाहते हैं तो इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। लेकिन आपका नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो $60 का सपोर्ट लेवल है। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर $60 को ब्रेक करेगा तो फिर $52 तक की नीचे गिरावट दिख सकती है सिल्वर में। तो लेकिन आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो लॉन्गर टर्म के लिए आप गोल्ड सिल्वर इन्वेस्ट कर सकते हैं 10 ईयर्स के हॉराइजन के हिसाब से। लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि आपको गोल्ड सिल्वर में ईटीएफ के थ्रू बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो आपको बेटर गाइड करें कि स्मॉल एंड मिड कैप में काफ़ी पिटाई हो चुकी है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बेटर गाइड कर सकता है। अब अगर हम स्टॉक वाइज बात करें तो आज मिड कैप में, निफ्टी मिड कैप में काफ़ी अच्छा जो है अप ट्रेंड दिखा था। तो अगर हम निफ्टी 100, मिड कैप 100 को देखते हैं तो आप देखिए कि ओपन जो हुआ था वो 54,000 पे हुआ था। वहाँ से गिरावट ही आई है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अप मूव मिल सकता है। तो ये वो टाइम है जब आपको कि क्वालिटी स्टॉक आइडेंटिफाई अगर किए हैं तो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक टाइम फ्रेम और एक टारगेट के साथ। जैसे मैं पिछले कई दिनों से आईटी के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव हूँ।
तो अगर हम TCS की बात करते हैं, तो TCS जो है वो अपना IT स्टॉक जो है काफ़ी कंसोलिडेशन में चल रहा है। आप यहाँ पर देखिए, ये पिछले काफ़ी हफ्ते भर से यहाँ पर ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तो आपका जो सपोर्ट लेवल है वो 2200-2300 का यहाँ पर आपका एक सपोर्ट लेवल है, और इसके साथ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। लॉन्गर टाइम फ्रेम के मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 3-4 साल के लिए। तो देखिए, ऑन एन एवरेज TCS साल में 100 रुपये दे देता है डिविडेंड के नाम पे। तो 2300 रुपये का शेयर अगर है, उस पर 100 रुपये आपको साल भर में मिल रहा है। तो आपको ऑन एन एवरेज हर साल 4 से 5% का रिटर्न तो डिविडेंड के नाम पे मिल रहा है। प्लस जो प्राइस एप्रिसिएशन होगा वो आपको एडिशनल ग्रोथ देगा। तो आपका जो माइंडसेट होता है वो होना चाहिए, वो इस हिसाब से होना चाहिए। उसी तरीके से इन्फोसिस पे अगर बात करें, तो वो साल भर में 50 रुपये दे देता है, और इन्फी का अगर हम प्राइस अभी देखें तो मेरे हिसाब से 1200 के करीब अभी होगा। तो देख, 1275 पे चल रहा है, और ये भी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। इसी तरीके से आप गवर्नमेंट PSU स्टॉक को भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे अच्छे क्वालिटी स्टॉक हैं जो कि अभी काफ़ी पिटाई हुई है और अच्छे प्राइस वैल्यू पे मिल रहे हैं। और आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं कि जिस हिसाब से AI जो है पूरे मार्केट को चेंज करेगा, तो AI अगर पूरे मार्केट को चेंज करेगा तो IT कंपनी डेफिनेटली उसमें लीड करेंगी करेंगी। उसके अलावा वॉरफेयर पे भी हो सकता है। मेटल जो है वो हमेशा ही, अगर कभी भी किसी भी तरीके से आप देखिए कि जिस तरीके से पावर बैंक्स और स्टोरेज, डेटा स्टोरेज क्लाउड्स पे जिस हिसाब से काम हो रहा है, तो पावर की कंपनियों पे काफ़ी वैल्यू दिखेगी। और फिर आप ये देखिए कि जो स्टोरेज के जितने भी डेटा स्टोरेज के जितने भी ऑफिसेज या जितने भी कैपेसिटी एक्सपैंड होंगी, तो डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी अगर एक्सपैंड होती है तो उसमें किस तरीके के मेटल यूज होंगे, किस तरीके का पावर कंजम्पशन है, तो उस से जो रिलेटेड इंडस्ट्री आप उनमें देख सकते हैं। जो कंजम्पशन इंडस्ट्री है, जैसे एशियन पेंट्स है या हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उन कंपनियों को देख सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे ट्रेड कर रही है। और अगले 3-4 साल में अगर वो आपको मान लीजिए यहाँ पे 50% का भी रिटर्न देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर को ले लेते हैं और एक बार उसका चार्ट देखते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस जो है वो 2000 पे चल रहा है, और यहाँ पर ये आप देखिए कि 2400 जो है यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था। ऑल टाइम हाई जो है वो 2700 का है, 2740 का। तो 27 ऑल टाइम हाई इनफैक्ट 3000 का है। तो 2000 पे ट्रेड कर रहा है, तो 3000 का मतलब हो गया यहाँ पर 50% रिटर्न। तो और ये 50% ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये था आपका 2024 में। तो 2024 से 2026 में हम हैं, ऑलमोस्ट 1.5 साल हुआ है, और 1.5 साल में 50%। तो अगर यहाँ पे 3 साल और लेता, 50% का आपको रिटर्न देता। तो आप देखिए कि FD में आपको 7% का ग्रोथ मिलता है। तो 7% के हिसाब से अगर मैं एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करता हूँ, तो 7 या 21, और उस पर आप थोड़ा कंपाउंड और डाल दीजिए, तो मेरे ख्याल से 25-26% का आपका ग्रोथ होगा। वहीं पर अगर आप ऐसे कोई स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें कि हैवी बीटिंग हो चुकी है और वैल्यू स्टॉक है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए। थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए तो इसी तरीके से आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उसके लिए थोड़ा आपको अपनी वॉच लिस्ट में अच्छे स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा, उनकी प्राइस मूवमेंट को देखना पड़ेगा, और फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, थोड़ा थोड़ा बाई कीजिए, और एक पोर्टफोलियो बनाइए। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ, जो आपको हेल्प करेंगे आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।